आज हम बात करेंगे पर्यावरण पे, एनवायरनमेंट पे। मैं डॉक्टर अरविंद बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर बीसीबी। मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि समय समय पर आपको समाजशास्त्र से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती रहे। बात जब की जाती है पर्यावरण की तो सीधे यही आता है, पर्यावरण वह है जो हमारे चारों तरफ है, अर्थात हम इस पर्यावरण के अंदर हैं। चाहे वो धरती हो या आकाश हो या फिर हवा हो, पानी हो, हमको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है चारों तरफ, वो सारी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। चाहे उसमें पेड़ हो, पौधे हो, मकान हो, चाहे वो नियम कानून हो, नाते रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या अन्य कोई लोग हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम चारों तरफ से घिरे रहते हैं। ये जो चारों तरफ से घिरे रहना है, ये ही पर्यावरण है। यानी हम जन्म से मृत्यु तक जिनसे भी घिरे रहते हैं, वो सारी चीज़ें मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं। जो कुछ हमें चारों ओर से घिरे रहता है, ऐसा पर्यावरण के अंतर्गत आता है। मानव पर्यावरण से घिरा होता है और उससे प्रभावित होता है। मतलब ये तो निश्चित है कि जब हम किस चीज़ को देखते हैं, जिसके आसपास रहते हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं। इसमें प्राकृतिक व भौगोलिक वस्तुएं भी हो सकती हैं, जिसमें हमने बात किया, जैसे जल है, धरती है, आकाश है, खनिज पदार्थ है और अन्य वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, जिनसे व्यक्ति घिरा रहता है। इसके अलावा कुछ सामाजिक वस्तुएं भी होती हैं, जैसे परिवार है, स्कूल है, कॉलेज है, कुछ धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं हैं, पड़ोस है, आदि से घिरा रहता है और उनसे प्रभावित होता है। मतलब चाहे वो सामाजिक या सांस्कृतिक रूप हो या फिर भौगोलिक या प्राकृतिक रूप हो, दोनों स्थितियों में व्यक्ति उनसे प्रभावित होता है। अनेक प्रकार के जो नियम हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथा हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, धर्म है, कला है, साहित्य है, भाषा है, आदि से उसका संबंध है। ये सभी मानव का पर्यावरण है। मतलब कहने का कि इन सब से व्यक्ति प्रभावित होता है। पर्यावरण वह कोई भी चीज़ है जो वस्तु चारों ओर से घेरती है एवं उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, ऐसा गिन्सबर्ग कहते हैं। इसी तरह से मैकआर्थर कहते हैं, जब समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो उसका मतलब है उन सब कुछ से है जिसका अनुभव सामाजिक मनुष्य करता है। जो भी कुछ अनुभव करता है, जिसका निर्माण करने में व्यक्ति सक्रिय रहता है और उससे स्वयं प्रभावित होता है। मतलब व्यक्ति जिनका निर्माण करता है, सामाजिक प्राणी होने के नाते, और एक्टिव रहता है, तो वो सारी चीज़ें मिलके पर्यावरण है और वो स्वयं प्रभावित करता है, प्रभावित भी होता है मनुष्य। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे जिक्र किया था, दो तरह के पर्यावरण के रूप को देख सकते हैं। एक तो प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण। भौगोलिक पर्यावरण में वही सभी सम्मिलित हैं जिनका जिक्र मैं अभी किया है, यानी जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है। मतलब उसका निर्माण मनुष्य नहीं करता है। जैसे वो धरती देखता है, आकाश देखता है, जल देखता है, सूरज देखता है, चंद्रमा देखता है, नक्षत्र देखता है, तारे देखता है, वो सारी चीज़ें, नदियाँ, वो सारी चीज़ जिनका निर्माण मनुष्य नहीं करता, वो पर्यावरण है, वो प्राकृतिक पर्यावरण है, भौगोलिक पर्यावरण है। इसके साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है। मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से यदि हम भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण को निकाल देते हैं, तो जो कुछ बचता है वो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है, जिसमें हम रीति रिवाज की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, प्रथाओं की बात करते हैं, रूढ़ियों की बात करते हैं, संस्थाओं की बात करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हमारे चारों तरफ लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, लोग, दोस्त होते हैं, वो सब परिवार होते हैं, मूल्य होते हैं, नियम होते हैं, वो सब मिलकर सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव की बात करते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अगर हम देखते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य पर
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जिसमें जैसे हम कहते हैं गंगा, यमुना, सिंधु या कोई भी नदी, जितनी भी भारत में या विश्व में कहीं पर भी नदी है, हम देखते हैं कि चूँकि मनुष्य की जो मूल इच्छा है या बेसिक इंस्टिंक्ट है वो है पानी, भूख प्यास। तो उसमें जहाँ पर उसको पानी इजीली अवेलेबल होगा मनुष्य वहीं पर रहना चाहे। यही कारण है कि जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, गोदावरी है, कावेरी है, सिंधु नदी है, इन नदी के किनारे रहने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होती है। चाहे वो भारत में देख लें या विश्व के किसी दूसरे देश में देख लें, तो ज़्यादातर जनसंख्या नदियों के किनारे है। क्योंकि ये जो भौतिक पर्यावरण है, भौगोलिक पर्यावरण है, ये व्यक्ति को प्रभावित करता है, यानी पानी की इसको ज़रूरत पड़ती है। यही कारण है कि यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ उन स्थानों पर जहाँ पर पहाड़ हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, भारत में उत्तराखंड है, इसके साथ साथ अंडमान निकोबार का ऐसा क्षेत्र है, रेगिस्तान का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर व्यक्ति का रहना थोड़ा मुश्किल होता है। चाहे वो पहाड़ की बात कर लें या रेगिस्तान की बात कर लें या गहरी खाइयों की बात कर लें, व्यक्ति उस स्थान पर रहना कम पसंद करता है, क्योंकि वहाँ रहना बहुत कष्टकारी होता है। यही कारण है कि उन स्थानों पर जनसंख्या कम दिखाई पड़ती है। इसी तरह से हम खासकर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वहाँ की गर्म जलवायु, वहाँ पर जो ज़्यादातर जो मकान होते हैं वो खुले और हवादार बनाए जाते हैं, क्योंकि गर्म जलवायु है। ऐसे में व्यक्ति को वो प्रभावित करते हैं, इसलिए उस तरह के मकान का निर्माण किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मकान, चूँकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए बंद मकान बनाए जाते हैं, जिसमें कि हवा का प्रभाव, ठंड का प्रभाव कम से कम पड़े। अगर हम बात करते हैं खासकर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की, हम बात करते हैं आगरा की, कोटा की बात करते हैं, जहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि वहाँ मकानों का जो निर्माण होता है वो पत्थरों द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ अलग अलग स्थानों पर हम अगर पहनावे की बात करते हैं, तो पहनावा भी एक तरह से भौगोलिक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ का पहनावा अलग दिखाई पड़ता है। अगर मध्य भारत की बात करें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनकी बात करें तो वहाँ का पहनावा अलग तरीक़ा का है। दक्षिण भारत का पहनावा अलग तरह का है। तो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ के पर्यावरण के अकॉर्डिंग उसका पहनावा निश्चित किया जाता है। इसके साथ साथ खान पान भी उसी तरह से निश्चित होता है। खान पान भी वहाँ के पर्यावरण के अनुकूल ही होता है। खासकर ठंडे इलाकों में ऐसा खान पान होता है जो गर्म हो, और गर्म इलाकों में ऐसा खान पान होता है जिसमें काफ़ी हद तक उनको कोई परेशानी ना हो। तो ये देखा जाता है कि पर्यावरण के अनुकूल ही खान पान भी होता है। इसके साथ साथ हम प्रकृति समाज के आर्थिक लक्षणों को भी निश्चित करती है, यानी जो प्रकृति होती है वो आर्थिक लक्षणों को निश्चित करती है। जन्म से मृत्यु तक भौगोलिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यही कारण है कि अगर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है, वहाँ की आर्थिक गतिविधि अलग तरीके की है। जबकि जहाँ की गर्म जलवायु, अफ्रीका की बात करते हैं, तो वहाँ की गर्म जलवायु के कारण वहाँ की आर्थिक गतिविधि अलग है। यानी जो बात रास ने कही कि प्रकृति समाज के सामान्य आर्थिक लक्षणों का को निश्चित करती है, वो दिखाई देती है। यानी आर्थिक गतिविधि वहाँ के पर्यावरण से निश्चित होती है। अब दूसरी बात अगर हम करें सामाजिक सांस्कृतिक जो पर्यावरण है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम ये तो निश्चित कर चुके हैं, ये चीज़ जान चुके हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मनुष्य द्वारा अपने प्रयास से किया जाता है। तो ये जो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, मानव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी वस्तुएं जिनका निर्माण उसने किया है, निर्मित किया है, उसका जो उसको सामाजिक विरासत कहा जा सकता है। उस सामाजिक विरासत का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं सामाजिक संगठनों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम बात करते हैं विवाह का जो स्वरूप है, स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति है, परिवार का जो स्वरूप है, विवाह या विवाह विच्छेदन की जो बात है, नियम है, उत्तराधिकार के कानून है, सामाजिक मूल्य है, ये सभी बातों का स्वरूप वहाँ की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके आधार पर निश्चित होती है। जो ऐसा भी माहौल है, कहीं पर हम ये देखते हैं कि मैट्रिलिनियल फैमिली है, कहीं पैट्रिलिनियल फैमिली, मैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम है, कहीं कहीं पर पैट्रियार्कल सिस्टम है। यानी ये वहाँ के माहौल पे, सामाजिक सांस्कृतिक माहौल के आधार पर ये चीज़ निश्चित होती है। यानी हम परिवार का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, कहीं स्ट्रक्चर छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है, ये भी वहाँ के माहौल के आधार पर दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ जो तलाक की दर
बात करते हैं, तलाक की दर भी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण पर निर्भर करती है। हम देखते हैं विकसित देशों में तलाक की दर ज़्यादा रहती है, जबकि हम विकासशील देशों की बात करते हैं या भारत जैसे देशों की बात करते हैं, वहाँ तलाक की दर बहुत कम देखने में आती है। यानी ये सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर इस रूप में दिखाई पड़ती है। अगर हम बात करते हैं आर्थिक जीवन व प्रौद्योगिकी का जो दृष्टिकोण है, व्यवस्था पर प्रभाव, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का समाज के आर्थिक और प्रौद्योगिकी व्यवस्था को प्रभावित करता है। पाश्चात्य देशों की जो संस्कृति है वो विशेष रूप से भौतिक उन्नति की बात करती है, जिसके कारण वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है। हमको वहाँ की आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहाँ भौतिकता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि वहाँ पर आर्थिक स्थिति में अधिक वृद्धि हुई है। जबकि हम दूसरे देश देखते हैं जहाँ पर जो विकासशील देश हैं या विकसित होने की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता की भी बात की जाती है। यही कारण है कि वहाँ पर आर्थिक उन्नति उतनी नहीं हुई, लेकिन वास्तव में जिसको सुख की बात करते हैं, जिसको शांति की बात करते हैं, जिसको एक दूसरे संदर्भ में वास्तविक विकास की बात करते हैं, वो वास्तविक विकास उन स्थानों पर होता है जहाँ पर भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिकता की बात की जाती है। तो एक तरह से ये भी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का ही प्रभाव है। इसके साथ साथ राजनीतिक जीवन और संगठन की बात करते हैं, उस पर प्रभाव। तो चाहे देश विदेश जहाँ पर भी बात करते हैं, सरकार का जो स्वरूप है, सरकार की जो विचारधारा है, सरकार में कानून का निर्माण का जो तरीका है, ये सभी बातें वहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से निश्चित होती हैं। कहीं पर हम कह सकते हैं वर्तमान में तो नहीं, लेकिन राजा का शासन था, कहीं पर दूसरे रूप में शासन था, कहीं लोकतंत्र का दृष्टिकोण ज़्यादा रहता है, कहीं कानून का निर्माण अलग ढंग से किया जाता है, कहीं दूसरे ढंग से किया जाता है। तो वहाँ की जो विचारधारा है, कानून निर्माण का जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण वहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से निश्चित होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ रहता है, उसका प्रभाव चाहे वो प्राकृतिक हो या सामाजिक सांस्कृतिक हो, दोनों ही पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य के पूरे जीवन पर पड़ता है, मनुष्य की प्रत्येक गतिविधि पर पड़ता है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक का निर्माण वो खुद करता है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव मनुष्य के पूरे जीवन पर पड़ता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यावरण से वो घिरा रहता है और पर्यावरण के हिसाब से ही वो डेवलप होता है, पर्यावरण के हिसाब से उसकी पहचान बनती है। इस तरह से हम पर्यावरण को समझ सकते हैं।